Hello dear students, I welcome you all on AC Plus digital platform of advanced engineering classes. इस फ्लूइड मैकेनिक्स के सेशन के अंदर हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कैपिलैरिटी इफेक्ट के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में, कैपिलैरिटी राइज का फॉर्मूला क्या है, फॉल का फॉर्मूला है क्या है, दो पैरेलल प्लेट के बीच के लिए क्या फॉर्मूला है, उस पे क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। आज के सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे केविटेशन के फिनोमेना के बारे में, और केविटेशन पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे वेपोराइजेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। इन चीजों के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। मैं आपको बता दूं कि जो टारगेट सीरीज फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए हम लेके चल रहे हैं, इसके अंदर विजय सर सिविल वाले बच्चों के लिए 4 PM पर डेली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लेके चल रहे हैं, और मैं सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स लेके चल रहा हूं डेली एट द रेट 5:30 PM। और जो भी हम मंडे टू फ्राइडे डिस्कस करते हैं उसका एक लाइव इंटरेक्शन हम लोग करते हैं सैटरडे के दिन, जिसपे हम आपको जो भी डाउट्स आए हैं सेशंस के अंदर पढ़ते दौरान उसको डिस्कस करते हैं, और साथ में कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो टॉपिक्स हमारे उन मंडे टू फ्राइडे वाले सेशंस में हुए हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम पहले इवेपोरेशन को समझेंगे क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कोई भी पार्टिकल हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल हो, चाहे वो सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो लिक्विड ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो गैसियस ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सबके जो पार्टिकल होते हैं उन सब अपनी पोजीशन पर थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, हलचल करते हैं। और एक वो जो इंटरनल मूवमेंट है पार्टिकल का, उसको हम रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल या एंट्रोपी भी बोलते हैं। बात यह है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्गर होती है, तो वो एंट्रोपी नेग्लिजिबल होती है। वहीं पर लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा एंट्रोपी होगी, और गैसियस का तो हाल ही मत पूछो, लगातार कंटिन्यूस ब्राउनियन या जिगजैग मोशन करते रहते हैं। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अब ये जो एंट्रोपी ये परफॉर्म करते हैं, जो ये रैंडमनेस परफॉर्म करते हैं, इसका जो रीजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी इंटरनल एनर्जी का। मतलब जितना पार्टिकल की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा वो स्टेबल कम होगा पार्टिकल, उसमें उतना ज्यादा रैंडमनेस या एंट्रोपी देखने को मिलेगा। मतलब गैसेस की एंट्रोपी ज्यादा होगी क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो स्टेबल कम होगा। लिक्विड में एंट्रोपी कम होगी, एनर्जी कम होगी, और सॉलिड में एनर्जी कम होगी, वो स्टेबल बहुत ज्यादा होगा और उसका एंट्रोपी भी कम होगी। अब यहां पर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो है उसी का जो डिग्री ऑफ मेजर है, किसी भी पार्टिकल के अंदर कितनी एनर्जी है, पर्टिकुलरली फ्लूइड्स के अंदर, तो उसका जो डिग्री ऑफ मेजर है वही हम करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के साथ, और उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेम्परेचर यानी तापक्रम। मतलब टेम्परेचर अल्टीमेटली क्या है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। और ये मेनली फ्लूइड्स के लिए डिफाइंड है, क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है, एंट्रोपी मूवमेंट, वो 0 होती है। तो फ्लूइड्स में बात करें तो फ्लूइड्स का जो उनकी इंटरनल एनर्जी है उसी का जो डिग्री ऑफ मेजर है, जो मेजरमेंट हम करते हैं वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बताते हैं। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी, उतना ज्यादा एंट्रोपी। जितना कम टेम्परेचर उतना कम इंटरनल एनर्जी, उतना कम एंट्रोपी। अब आगे समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिक्विड का एक फ्री सरफेस है, और ये इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में ये बॉन्डेड है, जो भी इनकी बॉन्डिंग होगी। और यहां पर क्या होता है कि अभी जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, वो है T2 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। सराउंडिंग में जो एयर है, एम्बिएंट जो एयर है, उसकी भी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, तो उसका भी अपना टेम्परेचर होगा। और जो ये लिक्विड के पार्टिकल हैं, इनकी भी अपनी इंटरनल एनर्जी होगी, तो इनका भी कुछ टेम्परेचर होगा। अब इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम यहां से गर्म कर रहे हैं, हम गर्म नहीं कर रहे, इसको हीट नहीं कर रहे, हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। करेंगे तो भी होगा, बट मान लीजिए अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है T2 माइनस T1 डिग्री, ये जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है, इसके कारण क्या होगा
ये इस टेम्परेचर के कारण ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड होगा ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ये जो टेम्परेचर से जो एनर्जी मिलेगी वो इन पार्टिकल के बॉन्ड को ब्रेक करने में कंज्यूम हो जाएगी। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये पार्टिकल्स लिक्विड मॉलिक्यूल अपने इस लिक्विड स्टेट को छोड़कर गैसियस फेस में शिफ्ट होना चाहेंगे। और जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपने लिक्विड स्टेट को छोड़कर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर सराउंडिंग या एक्सटर्नल एनर्जी को यूज कर बॉन्ड को ब्रेक कर गैसियस फेस में जाता है तो उसको वेपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर्स फॉर्मेशन। इसे गैस नहीं बोलेंगे। गैस उन्हें कहा जाता है जो नेचुरली एनवायरमेंट के अंदर यूनिवर्स में गैसियस फेस में ही रहती है। जैसे ऑक्सीजन गैस है, बट अगर ये वाटर है तो ये वाटर वेपर कहलाएंगे, ना कि वाटर गैस। वाटर गैस तब कहलाती जब वाटर के ये मॉलिक्यूल गैसियस फेस वाले प्रकृति में ओरिजिनली उसी स्टेट में पाए जाते हैं। पानी जब भी ओरिजिनली पाया जाता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसे हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं, उसे हम वेपोराइज कर सकते हैं, बट ओरिजिनली नेचुरली वो जिसमें पाया जाता है वो कौन सी अवस्था है? मोस्ट ऑफ वो उसकी लिक्विड स्टेट है। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, CO2 गैसियस फॉर्म में। CO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन का वेपर नहीं बोलते, ऑक्सीजन का वेपर नहीं बोलते। तो ये मेन डिफरेंस है। क्लियर? तो यहां पर अच्छा वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी आपको समझाया था कि एक वेपर और उसके लिक्विड फेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता टेम्परेचर प्रेशर का। बट एक ऑक्सीजन गैस और उसको ऑक्सीजन के गैस को अगर हम कंप्रेस कर दें और लिक्विफाइड स्टेट में कन्वर्ट कर दें, किसी गैस को लिक्विड स्टेट में ले आए किसी गैस को, तो वहां उसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस गैसियस फेस। तो एक गैस और उसके लिक्विड फेस में जमीन आसमान का अंतर होगा प्रॉपर्टीज में, बट एक वेपर और एक उसके लिक्विड फेस में इतना कोई खास अंतर नहीं होगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि हर पार्टिकल की अपनी एनर्जी है, उसका एनर्जी का जो मेजरमेंट है हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो सराउंडिंग टेम्परेचर T2 है, जो लिक्विड फेस का टेम्परेचर है वो T1 है। ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे और अपने लिक्विड फेस को छोड़कर वो गैसियस फेस में जाएगा और उसको हम बोलेंगे वेपर। मतलब वेपर का मतलब क्या है? वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ एनी लिक्विड। किसी भी लिक्विड के गैसियस फॉर्म को हम वेपर बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? अब ये जो प्रोसेस आपने देखी, द फॉर्मेशन ऑफ द वेपर्स फ्रॉम द लिक्विड स्टेट और द कन्वर्जन ऑफ द particles from liquid state to vapor phase, this whole process is known as evaporation। इसे क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या है? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना, फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम द लिक्विड फेस, उसको हम इवेपोरेशन बोलेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। आप अगर यहां से टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, बर्नर लगा दोगे तो और ज्यादा होगा। अगली बात समझ में, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। अगर एक सेकंड में 2 पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं वेपर फेस में, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो अब एक सेकंड में 10 पार्टिकल जाएंगे लिक्विड फेस को छोड़कर गैसियस फेस में। तो इवेपोरेशन में यह बात ध्यान रखना है कि इवेपोरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपके अब ये बात आती है कि सर ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों वो जाते हैं? तो ये हर सिस्टम के अंदर हो रहा है जो भी नेचुरली पाया जाता है। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनके अंदर की इंटरनल एनर्जी है वो उस एनर्जी को लेकर बाहर की तरफ जाते हैं और सराउंडिंग में छोड़ देते हैं। उससे सिस्टम अपने आप को ठंडा रखता है। जैसे आपने सुना होगा गर्मी के समय काला मटका यूज करते हैं, काले मटके में पानी ज्यादा ठंडा रहता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो ब्लैक है वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें जो पार्टिकल हैं वो अंदर की हीट लेकर सराउंडिंग पे ज्यादा जाएंगे। जो कि ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा उसमें
इवेपोरेशन होगा और उसमें जो लिक्विड पार्टिकल है, पानी के मॉलिक्यूल है, वो ज्यादा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो वो अपने अंदर की हीट को ले जाके सराउंडिंग में छोड़ देंगे, तो पानी अपने आप ठंडा होता चला जाएगा। इंसानों के अंदर आपने सुना होगा स्वेटिंग की प्रोसेस होती है, हमें पसीना आता है, हमें स्वेटिंग क्यों होती है? स्वेटिंग से होता क्या है? स्वेटिंग से हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा रखती, कूल डाउन करती। कैसे? हमारे अंदर इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, हमारे अंदर टेम्परेचर होगा हमारी बॉडी का, तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं वो सराउंडिंग में जाएंगे, बारीक बारीक जो हमारे स्किन में पोर्स हैं उससे बाहर निकल जाएंगे और हमारे अंदर की जो हीट एनर्जी है उसको बाहर सराउंडिंग में छोड़ देंगे। उसी को बोलते हैं कि हमें पसीना आ रहा है, तो उससे हम हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन सिस्टम है, वो अपने आप के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आ गई बात समझ में? अभी हमने समझा टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी, वेपर्स क्या होते हैं और इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड से वेपर बनना, और सिंपल सी बात है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। मतलब अगर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस कोई समुद्र का पानी है, समुद्र में अभी टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो वहां भी इवेपोरेशन हो रहा होगा। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री है तब भी इवेपोरेशन हो सकता है। आपको कई बार ठंड का मौसम होता है, आप लोग एकदम से सीढ़ी चढ़ के आते हो, तब भी आपको पसीना आता है, तब तो हमने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं करा। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में जमीन आसमान का अंतर है। बॉइलिंग अलग चीज है, बॉइलिंग क्या होती है वो आगे बताऊंगा। इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड से वेपर फेस में जाना, चाहे एक पार्टिकल क्यों ना जाए। एक पार्टिकल के जाने से बॉइलिंग नहीं होगा, बट एक पार्टिकल के जाने से इवेपोरेशन जरूर होगा, और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, पार्टिकल्स का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, तो आपको दिख रहा होगा कुछ पार्टिकल यहां पर हैं, और अभी सारे पार्टिकल नहीं, बट अभी क्या कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो लिक्विड फेस को छोड़कर दूसरे फेस में जाना चालू कर रहे हैं। द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप द सरफेस। एनर्जी ज्यादा होगी, इंटरनल एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा एनर्जी है, जितना ज्यादा सिस्टम का टेम्परेचर होगा, और बाहर का टेम्परेचर उतना डिफरेंस जितना होगा उतना इवेपोरेशन होगा। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है? आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। आगे बात करते हैं। अब क्या होगा, जैसे यहां पे समझना ये हमारे पास एक क्लोज सिस्टम था, अभी मैं क्लोज्ड सिस्टम ले रहा हूं, ठीक है। अगर ओपन सिस्टम है तो वो इवेपोरेशन होता रहेगा, सारे पार्टिकल लिक्विड के गैसियस फॉर्म में जाते जाएंगे और वो बर्तन खाली हो जाएगा। जैसे आप इमेजिन करो, आप किसी प्लेट में पानी रख के 10 दिन के लिए छोड़ दो, उसको एक ढक्कन में पानी रख के 10 दिन के लिए छत पे रख के छोड़ दो, 10वें दिन आके देखो क्या होगा। क्या वहां कुछ पानी बचेगा? अब नहीं, खाली वो थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल, इंप्यूरिटीज, खाली वो धाग धब्बे कुछ उस पे ढक्कन पर बन सकते हैं। लिक्विड नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? ओपन सिस्टम था, सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में कन्वर्ट होके सराउंडिंग में चले गए। क्लोज सिस्टम पे समझते हैं। हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है, यहां पर क्या हुआ, टेम्परेचर का डिफरेंस था, इसका टेम्परेचर T2, बाहर का सराउंडिंग का T2, यहां का T1, डिफरेंस इन टेम्परेचर था, इवेपोरेशन चालू हुआ। ये बाहर टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस होना चाहिए। भले ही ये 20 डिग्री सेल्सियस है और ये 19 डिग्री सेल्सियस है, डिफरेंस है 1, होगा इवेपोरेशन। अंतर इतना सा है, बट उतना फास्ट रेट पर नहीं होगा, रेट प्रोपोर्शनल है। जितना डिफरेंस कम होगा उतना 1 सेकंड में कम मॉलिक्यूल वेपर फेस में जाएंगे, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा जाएंगे, 1 सेकंड के अंदर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाएंगे, तो रेट बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा, अगर सिस्टम क्लोज्ड है, तो वो पार्टिकल जो यहां जा रहे थे लगातार चलते जा रहे हैं, लगातार इवेपोरेशन हो रहा है, अब क्या होगा, वो जो पार्टिकल जो वेपर फेस में गए वो यहां जाके इकट्ठे हो गए और बहुत सारे पार्टिकल यहां पर इकट्ठे होने लगे।
अब जब ये पार्टिकल इकट्ठे होने लगे, ये वेपर्स फॉर्म में आ गए, तो ये गैस की तरह बिहेव करेंगे और इनमें ब्राउनियन या जिगजैग मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और जिगजैग मोशन होगा तो ये आपस में कोलाइड करेंगे, जो कि इनकी एंट्रोपी गैस की बहुत ज्यादा होती है, और कोलाइड करेंगे, टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, मतलब उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। टकराने से एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। अब मान लो हो सकता है कि ये पार्टिकल इससे टकराया और इसने इसको अपनी एनर्जी दे दी, तो उसकी एनर्जी जीरो हो गई। तो जैसे ही उसकी एनर्जी जीरो होगी तो वो पार्टिकल अब वापस से रिटर्न बैक होना चालू कर देंगे। जब कोलिजन होगा, टकराएंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, तो अब कुछ पार्टिकल जिनकी एनर्जी खत्म होती चली जाएगी वो अब नीचे आता चला जाएगा वापस, और वो जो नीचे आएगा मतलब कि अब जो पार्टिकल है कुछ देर बाद, अगर क्लोज सिस्टम है तभी वेपर फेस से वो किस में कन्वर्ट होना चालू कर देगा? वेपर फेस से वो लिक्विड फेस के अंदर आना चालू कर देगा। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बच्चों बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। लिक्विड से वेपर में जाना इवेपोरेशन है, बट वेपर से लिक्विड में आना कंडेंसेशन है। अब क्या होगा शुरुआत में, अगर हम देखें तो शुरुआत में अगर हम बात करें तो एक यहां पर टर्म आएगी रेट ऑफ इवेपोरेशन, और एक और टर्म आएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन अगर क्लोज सिस्टम है तो। सर जैसे मान लो कोई समुद्र है या कोई नदी है तो वो तो ओपन होता है, तो सर फिर वहां तो ये सब नहीं होना चाहिए, वो तो ओपन सिस्टम है। नहीं, अगर हम पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम मान लें, या पूरे एटमॉस्फेयर को या पूरे अर्थ को एक सिस्टम मान ले, तो वो जो अल्टीमेटली नदी या समुद्र से निकला हुआ वेपोराइज्ड हुआ वेपर है वो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर तक गया। एटमॉस्फेयर का ढक्कन है, उससे ऊपर तो जा नहीं पाएगा, तो वो कुछ टाइम बाद टकराने के बाद फिर नीचे आ जाएगा, और उसी को हम रेन बोलते हैं, बारिश बोलते हैं। और जो बारिश होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, उसका मेन कारण हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अगर समुद्र या नदी के जो मॉलिक्यूल हैं वो वेपर बने, वो इवेपोरेशन हो गया, और वापस से बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ, वही कंडेंसेशन हो गया। तो ऐसे केस में वो ओपन सिस्टम नहीं, वो क्लोज सिस्टम है, क्योंकि वो जो वेपर बने वो बाहर थोड़ी चले गए। आप जब नदी को देख रहे हो सिर्फ, तो वो ओपन सिस्टम है, बट अगर आप पूरी पृथ्वी को देखो, उसके एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट को देखो, तो वो तो क्लोज सिस्टम हो गया। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल लिक्विड फेस से वेपर फेस के अंदर जा रहे हैं, यह हो जाएगा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन। और रेट ऑफ कंडेंसेशन का मतलब है एक सेकंड के अंदर कितने पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आपके वेपर फेस से वापस लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब शुरुआत में क्या होगा? एट इनिशियल टाइम, अगर हम शुरुआत की बात करें तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज्यादा होगा, कंडेंसेशन कम होगा, क्योंकि पहले तो मॉलिक्यूल ही नहीं ना वहां पर, पहले तो लिक्विड फेस था, सिस्टम क्लोज था, एटमॉस्फेयर में उधर कुछ नहीं था, खाली एयर थी, तो वो पार्टिकल धीरे धीरे जाने लगे, तो शुरुआत में ये ज्यादा होगा। धीरे धीरे क्या होगा, हम अगर लास्ट की बात करें, फाइनली बात करें, तो हो सकता है कि कंडेंसेशन का रेट ज्यादा हो जाए, बट एक ऐसा भी टाइम आएगा जब हो सकता है ये दोनों नियर अबाउट बराबर हो जाएं। जैसे अगर एक सेकंड में 500 नंबर ऑफ पार्टिकल लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, और उसी टाइम एक सेकंड में 500 पार्टिकल जो वेपर बने थे वो फिर लिक्विड में आ रहे हैं, तो यानी कि जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इस कंडीशन को हम बच्चों बोलते हैं इवेपोरेशन, सॉरी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम अटेन होना। क्या बोलते हैं इसमें? इक्विलिब्रियम अटेन होना। जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों बराबर हो जाएं तो हम बोलते हैं कि यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इतना समझ में आया? अब आगे समझना।
अब मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ये हमारे पास लिक्विड फेस है, ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर हो गया और इस कंटेनर को हमने किसी एक लीड से ढक रखा है। लीड मतलब ढक्कन है, ये क्लोज सिस्टम है। तो अब यहां पर क्या होगा, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो वो उधर भी जा रहे हैं, और कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो वापस आ रहे होंगे, और मान लेते हैं 1 सेकंड में 2 उधर जा रहे हैं और 1 सेकंड में 2 वापस नीचे आ रहे हैं, तो यानी कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा यहां पर कन्वर्जन का, तो यहां पर क्या होगा, जो ये फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस को ध्यान से देखना, इस फ्री सरफेस को ध्यान से देखना, इस फ्री सरफेस पर कौन कौन सा प्रेशर लग रहा होगा वो समझते हैं। देखो फ्री सरफेस के अंदर एक तो यहां पर पहले से जब हमने ढक्कन को लगाया होगा तो एयर होगी, तो एक एयर का प्रेशर लग रहा होगा, ऐसे प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। साथ में अगर इसमें कुछ स्पेशल गैसेस हुई, कोई सी और मान लो एक्सीडेंटली मौजूद है, तो वो कोई दूसरी एक्स गैस भी हो सकती है, वो भी प्रेशर लगाएगी फ्री सरफेस पर ऑफ दैट लिक्विड। और साथ में जो इसके वेपर्स थे वो भी तो इस पर प्रेशर लगाएंगे, जो इसके वेपर बने वो भी तो यहां पर प्रेशर इंसर्ट करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस प्लस वेपर प्रेशर, इन तीनों के सम को बच्चों हम बोलते हैं टोटल प्रेशर। क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर। मतलब जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन हो रहा है या जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो खाली वेपर का प्रेशर नहीं होगा, साथ में एयर जो मौजूद है वहां पर वो भी होगी, वैक्यूम तो होगा नहीं पहले से, एयर भी होगी, अदर कुछ गैसेस होंगी। मतलब जो वेपर प्रेशर है वो टोटल प्रेशर के बराबर नहीं है, वो टोटल प्रेशर का एक हिस्सा है, इसलिए इस वेपर प्रेशर को पार्शियल प्रेशर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, और इसी का नाम क्या होता है, वेपर प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर का मतलब यह है कि जो लिक्विड के जो वेपर्स बने वो उसकी फ्री सरफेस पर जो प्रेशर इंपार्ट करेंगे उसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, समझना, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना वेपर्स बढ़ते जाएंगे और उतना प्रेशर ज्यादा लगाते जाएंगे। तो यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसी को वेपर प्रेशर भी, इसी को पार्शियल प्रेशर भी कहा जाता है। क्यों बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये आपके टोटल प्रेशर का एक हिस्सा है, पूरा वो नहीं है, दूसरे और भी प्रेशर हैं उसका हिस्सा है, इसलिए पार्शियल प्रेशर भी बोलते हैं या वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। अब सर एक बात आप बताना, क्या जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तभी वेपर प्रेशर होगा क्या? मान लो जब इक्विलिब्रियम नहीं है सर, मान लो कि जब आपका जो इवेपोरेशन है वो 500 है और कंडेंसेशन का रेट 300 है, क्या तब जो प्रेशर लग रहा है वो वेपर प्रेशर नहीं है? तब भी वेपर प्रेशर है। सिंपल सी बात है, कोई भी लिक्विड की फ्री सरफेस है, अगर उसका एक भी वेपर हुआ और वो उस पर प्रेशर लगा रहा है तो उसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो सर फिर इसमें इक्विलिब्रियम की कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? देखो सिंपल सी बात समझना, जब इवेपोरेशन का रेट बहुत ज्यादा है और कंडेंसेशन कम है तब भी वेपर प्रेशर लगेगा, जब कंडेंसेशन ज्यादा है तब भी लगेगा, बराबर है तब भी लगेगा, एक भी वेपर मौजूद है तब भी लगेगा। कहने का मतलब यह है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो उसी वेपर प्रेशर का बच्चों नाम हम स्पेशल प्रेशर होगा वो, और इसलिए उसको हम सैचुरेशन वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैचुरेशन वेपर प्रेशर। अभी तक हमने कितनी टर्म समझ ली? टेम्परेचर समझा, उसके बाद फिर हमने समझा
इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, रेट क्या होता है। फिर हमने ये समझा कि जो वेपर होते हैं वो प्रेशर लगाएंगे, उसको पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर बोलते हैं। पार्शियल क्यों बोलते हैं वो समझा। दूसरा हमने यहां पर समझा सेचुरेशन वेपर प्रेशर क्या होता है। सेचुरेशन वेपर प्रेशर एक स्पेशल प्रेशर है, वो तब लगेगा जब रेट ऑफ इक्विलिब्रियम और रेट ऑफ कंडेंसेशन बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तब जो प्रेशर लग रहा है उसको सेचुरेशन वेपर प्रेशर बोलेंगे। आ गई बात समझ में। So what is vapor pressure? The pressure exerted by a vapor in the equilibrium with its liquid state. उसकी लिक्विड स्टेट पर जो प्रेशर लग रहा है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो जो प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर वो सेचुरेशन वेपर प्रेशर कहलाएगा। इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम नहीं है तो वेपर प्रेशर बोलेंगे, बट इक्विलिब्रियम है तो उसी प्रेशर को हम सेचुरेशन, क्योंकि मैक्सिमम उतना लग सकता है। लिक्विड मॉलिक्यूल एट द सरफेस एस्केप इनटू द गैसियस फेस। लिक्विड मॉलिक्यूल जो एस्केप करते हैं गैसियस फेस में वो इवेपोरेशन है, और द गैस पार्टिकल क्रिएट्स प्रेशर अबाउट द लिक्विड इन द क्लोज कंटेनर। वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर वेपर प्रेशर है। और इस यहां पर जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा कंडेंसेशन इवेपोरेशन में, तो जो प्रेशर लगेगा वो सेचुरेशन वेपर प्रेशर होगा। इतना समझ में आया। अब यहां पर एक बात समझना, जैसे मान लो पहले शुरुआत में इवेपोरेशन का जो रेट था वो मान लो 500 है, और कंडेंसेशन का जो रेट है वो 300 है। तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा उसको सिर्फ वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब क्या हुआ, सपोज मान लो टेम्परेचर और बढ़ा, एनर्जी और बढ़ी, और एक ऐसी कंडीशन आ गई, समझना क्या हुआ, कि यहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो हो गया 500 और रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया 500, दोनों में इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब जितने पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं उतने ही पार्टिकल लगभग 1 सेकंड में पर यूनिट टाइम सेम नीचे आ रहे हैं। अब इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर लग रहा है वो कहलाएगा सेचुरेशन वेपर प्रेशर। ठीक है, वो स्पेशल प्रेशर होगा, वो एक फिक्स्ड प्रेशर होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब आगे की कहानी समझना। अब अगर मान लीजिए इस सिस्टम को मैं ओपन कर दूं, अभी तक क्लोज था, मैं इसको ओपन कर दूं, इस लिड को हटा दूं, तो क्या आप मानते हो ये सारे के सारे जितने भी वेपर यहां मौजूद हैं ये सराउंडिंग के अंदर एस्केप आउट हो जाएंगे? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल सर। अब जैसे ही ये सराउंडिंग के अंदर एस्केप आउट होंगे, जितने भी वेपर्स थे, तो ये वेपर क्या कर रहे थे, जो लिक्विड के पार्टिकल, ये इक्विलिब्रियम बैलेंस कैसे हुआ, क्योंकि वो जो फ्री सरफेस है उसके ऊपर ये वेपर बैठे हुए थे और क्या लगा रहे थे, सेचुरेशन वेपर प्रेशर। तो ऐसे आप समझोगे कुछ आदमी हैं जो लिक्विड से वेपर गैसियस फेस में आना चाहते हैं, ऊपर आने को तैयार हैं, पर ऊपर प्रेशर लग रहा है तो वो उनको आने नहीं दे रहा है। जैसे ही हमने सिस्टम को ओपन करा तो वहां का जो प्रेशर है, वो जो वेपर है वो बाहर चली गई, तो जो सेचुरेशन वेपर प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या होना चालू होगा, वो अब डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। जो प्रेशर लग रहा था, जो उनको दबा के रख रहा था, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसियस फेस में आना चाह रहे थे बट प्रेशर के कारण नहीं आ पा रहे थे, तो जैसे ये हटेगा, जितने भी पार्टिकल लिक्विड स्टेट में हैं जो आना चाह रहे थे, अब वो ऊपर की तरफ एकदम तेजी से रश आउट करना चालू कर देंगे। क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक भागा दौड़ी चालू हो जाएगी, सब रश आउट करेंगे ऊपर की तरफ। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बॉइलिंग। आ गया समझ में? दिस इज बॉइलिंग। Boiling is the condition when all molecule in the liquid state rush it out towards the vapor phase. Vapor state में जब सब एक साथ आना चाहते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पे नहीं हो सकता, और बॉइलिंग का मेन टेम्परेचर से मतलब ही नहीं, बॉइलिंग का मेन मतलब है प्रेशर से। बॉइलिंग कब हुई, जब प्रेशर सेचुरेशन वेपर प्रेशर से कम होना चालू हुआ। जब तक सेचुरेशन वेपर प्रेशर होगा, जब तक वेपर प्रेशर होगा, तो वेपर के आदमी लिक्विड वाले जो ऊपर आ सकते हैं उनको आने नहीं देंगे। जैसे ही प्रेशर कम होगा वो भी ऊपर आना चालू हो जाएंगे और अब बॉइलिंग चालू होगी। मतलब इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे हो सकता है, बट बॉइलिंग तभी होगा
बॉइलिंग का संबंध टेम्परेचर से नहीं है, बॉइलिंग का संबंध मेनली प्रेशर से है। जितना प्रेशर कम होगा उतना जल्दी बॉइलिंग अटेन होगी, जितना प्रेशर कम होगा उतना बॉइलिंग इजीली होगी। आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये ध्यान रखना, नॉर्मल जो भी वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है यहां तक? और जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग इज ए फिनोमिना, बॉइलिंग इज ए फिनोमिना, जो बॉइलिंग फिनोमिना है वो जिस टेम्परेचर पे होता है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, और उस टेम्परेचर को ही हम सिंपल भाषा में बॉइलिंग पॉइंट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर ध्यान रहे, बॉइलिंग जो हम बोलते हैं कि सर पानी जो है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्न होता है, वो कब होता है? 1 atm पर। 1 atm पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। कब? जब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। एक बात ध्यान रखना, जो बॉइलिंग फिनोमिना है, जो बॉइलिंग फिनोमिना है उसका प्रेशर से इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे आप प्रेशर कम करोगे वैसे वैसे बॉइलिंग और जल्दी होने लग जाएगी। जैसे ही प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग फिनोमेना की बात कर रहा हूं, बॉइलिंग फास्ट हो जाएगी। और बॉइलिंग फास्ट हो जाएगी तो मेरा कहने का मतलब है आप लो टेम्परेचर पर ही बॉइलिंग देख सकते हो। जिसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप कभी देखना इंजेक्शन लेना, इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन को थोड़ा सा पानी से भरना, भर दिया, थोड़ा सा पानी भर लिया इंजेक्शन में। अब इंजेक्शन की आगे का जो निडल पॉइंट है वहां पे एकदम उंगली रख देना, आप टाइट दबा दिया उसको। अब जो प्लंजर है उसको टाइट पकड़ के रखना, वहां से हवा नहीं आनी चाहिए। अब वो जो प्लंजर है उसको स्पीड में खींचना एकदम से। अगर आप तेजी से खींचोगे उसको तो वो प्लंजर जो था उसने पानी को वहां पे निडल के अंदर, यहां पानी भरा था, ये आपका ऐसे प्लंजर था, आपने प्लंजर को खींचा तो वो जैसे खींचेगा तो यहां पर मान लीजिए प्लंजर इस पोजीशन पे आ गया तो इतने पोजीशन के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वहां का जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा तो बॉइलिंग बढ़ जाएगी और सारे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल बॉइल होना चालू कर देंगे। जबकि वो रूम टेम्परेचर है फिर भी बॉइल होना चालू हो गया। जबकि हम जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, बट वो 1 atm पे होती है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन पे 100 डिग्री पर पानी बॉइल होगा। बट आज के बाद समझ लो, बॉइलिंग का टेम्परेचर से संबंध नहीं है, बॉइलिंग का संबंध प्रेशर से। जल्दी बॉइल कराना चाहते हो तो प्रेशर कम करते जाओ, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग जल्दी होगी, बॉइलिंग जल्दी होगी तो आप कम टेम्परेचर पर ही बॉइलिंग अटेंड कर सकते हो। क्लियर है? मतलब जितना प्रेशर कम उतने कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग ज्यादा, जितना प्रेशर ज्यादा उतने हायर टेम्परेचर पे बॉइलिंग होगी। आ गई बात समझ में? मतलब अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइल होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी और जितना प्रेशर कम होगा उतने कम टेम्परेचर पर चीज बॉइल होना चालू कर देगी। और दूसरा ध्यान रखना, जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और तीसरी बात ध्यान रखना, जो बॉइलिंग है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर बॉइलिंग टेम्परेचर की बात नहीं, बॉइलिंग फिनोमेना की बात कर रहा हूं और जल्दी या लेट अकरेंस पे बात कर रहा हूं। जितना प्रेशर कम होगा उतना बॉइलिंग फास्ट होगी, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग स्लो होगी। क्लियर? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वेपर जनरेटेड बाय अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। दिस अकर्स बिकॉज एज द लिक्विड गेन्स, लिक्विड वो टेम्परेचर की एनर्जी ले लेगा, उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने में लग जाएगा, उससे उसका जो बॉन्ड है वो उस एनर्जी को बॉन्ड तोड़ने में यूज कर लेगा और वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा और फिर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। इसलिए वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
अब वेपोराइजेशन क्या है वो समझते हैं। डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। वेपोराइजेशन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अकर्स बिकॉज ऑफ एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू दी फ्री लिक्विड सरफेस। फ्री सरफेस से आपके मॉलिक्यूल बाहर इस सरफेस में आना चाहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, कंसीडर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अ क्लोज वेसल, इट विल वेपोराइज एट 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब अगर आप एक पानी लें 20 डिग्री सेल्सियस पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ए क्लोज्ड वेसल, तो उसका जो वेपोराइजेशन है वो 100 डिग्री पे होगा। भले पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री है, वेपोराइजेशन का मतलब है बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट कहां होगा? 100 डिग्री 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। 20 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 40 पर, 60 पर, 70 पर, 80 पर, 90 पर, 1 atm पर इवेपोरेशन होगा, बट 100 डिग्री पर बॉइलिंग होगा। When vaporizing occurs, the molecule escape from free surface and gets accumulated in the free space. जो free space है वहां पे accumulate होंगे between the liquid surface and top vessel. This accumulated vapor exert a pressure on the liquid surface, which is known as vapor pressure. वो जो लगा रहे हैं वो vapor pressure है, और जब equilibrium maintain हो जाएगा condensation और evaporation में, तो वो saturation vapor pressure होगा। This is the pressure at which liquid is converted into vapor. ये वो प्रेशर है जिस पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इतना हमने यहां तक समझ लिया। अब अगेन इज सेम लिक्विड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अ क्लोज्ड वेसल। उसी को अगर हम सेम उसी पे रखें, 20 डिग्री पर हमारा लिक्विड है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्लोज्ड वेसल में लगाए। इफ द प्रेशर अबाउट द लिक्विड, जो लिक्विड पर प्रेशर है, इसको अगर हम ढक्कन को ओपन कर दें तो यहां का प्रेशर अब ड्रॉप होना चालू हो जाएगा, क्योंकि जो वेपर्स हैं वो बाहर चले गए तो प्रेशर नहीं दे रहे हैं। तो जैसे ही बाहर जाएंगे तो ये सब के सब चलना चालू कर देंगे, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे बॉइलिंग। इज रिड्यूस बाय सम मींस द बॉइलिंग टेम्परेचर विल आल्सो बी रिड्यूस। अब कम टेम्परेचर पे वो बॉइल हो गया, मतलब जो चीज का टेम्परेचर 20 डिग्री था, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब वो 20 डिग्री पर ही बॉइल हो गया। If pressure is reduced to such an extent that it becomes equal to or less than vapor pressure, boiling of the liquid will start even at 20 degree Celsius. अगर हमने saturation vapor pressure से भी प्रेशर कम कर दिया तो बॉइलिंग चालू हो जाती है। Thus the liquid can boil at any temperature if the pressure above the liquid surface is reduced to vaporization pressure. मतलब सिंपल सा ध्यान रखेंगे, बॉइलिंग कंडीशन कब अटेन होती है? बॉइलिंग तब अटेन होती है जब प्रेशर जो है लिक्विड पे लग रहा है, जो अप्लाइड प्रेशर है, जो लिक्विड में अप्लाइड प्रेशर है, जो वहां पे एग्जिस्टेंस प्रेशर है, वो कम हो जाए। किससे? सेचुरेशन वेपर प्रेशर से। सेचुरेशन वेपर प्रेशर क्या होता है? सेचुरेशन वेपर प्रेशर वो होता है जो जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो जो लग रहा होता है उससे कम हो जाए तो बॉइलिंग चालू हो जाती है। बॉइलिंग टेम्परेचर का नहीं बल्कि बॉइलिंग प्रेशर का मेन फंक्शन है। प्रेशर कम तो बॉइलिंग चालू। अब बॉइलिंग आपका 1 atm प्रेशर पर 100 डिग्री पर ही होगी पानी की। आप और अगर प्रेशर कम करते जाओगे, 1 atm से कम करोगे तो और कम टेम्परेचर पर हो जाएगी। ठीक, अब हम समझते हैं, ये सारी चीज हमने समझ ली। अब इससे एसोसिएटेड एक फिनोमिना हमें समझना जिसका नाम है केविटेशन। अब केविटेशन क्या होता है? जैसे कोई आपने सुना होगा जो रिजर्वायर्स होते हैं, जहां पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहां पे डैम बना होता है, वहां पे टरबाइन को रोटेट करने के लिए जो एक पैन स्टॉक होता है उससे पानी लेके आ जाता है। पैन स्टॉक एक पाइप होता है जिसमें ग्रेविटी फ्लो कराकर स्पीड में पानी लाते हैं, टरबाइन की ब्लेड पर इंपैक्ट मारते हैं तो टरबाइन रोटेट करती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो जो पैन स्टॉक है वो एक पाइप है जिसमें बहुत स्पीड में पानी रश आउट कर रहा है। अब हम जानते हैं, आपको अभी अपने नहीं पढ़ा, डायनामिक्स के अंदर आता है, बट मैं आपको हल्का सा बता दूं, किसी भी लिक्विड की या फ्लोइंग फ्लूइड में प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और इसको हम बर्नौलीज प्रिंसिपल के नाम से भी पढ़ेंगे। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सिंपल सा। मतलब जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा, मतलब प्रेशर प्लस काइनेटिक कांस्टेंट।
अब क्या होगा, कोई भी अगर पाइप है उसमें फ्लूइड बहुत हाई स्पीड में फ्लो कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो प्रेशर एनर्जी है वो वहां पे कम हो जाएगी, क्योंकि सम तो सेम रहना है। अगर ये कम ये बढ़ा तो इसको कम होना पड़ेगा। और अगर प्रेशर कम हो गया और इतना कम हो गया कि यहां का जो प्रेशर है वो सेचुरेशन वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए तो वहां बॉइलिंग हो जाएगी। और बॉइलिंग हुआ तो उस लिक्विड में टाइनी एयर बबल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि सर ये छोटे छोटे बुलबुले क्या उखाड़ लेंगे। बट एक सिंपल सी बात सोचो, अगर एक लूना पे एक आदमी है, उसको हेलमेट वगैरह सब पूरा प्रोटेक्टिव चीजें पहना के हम बिठा दें, और उस लूना वाले को एक ट्रक कहीं पे खड़ा हुआ है और उस लूना वाले को स्पीड में किसी ट्रक में कोलाइड करा दें, तो क्या ट्रक की बॉडी डैमेज नहीं होगी? अरे लूना भले छोटी गाड़ी है, एक छोटा आदमी हो, बात छोटे की नहीं है, वो जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा सा है, उसका मास बहुत कम है, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे एक पर्टिकुलर पार्टिकल नहीं है, ऐसे मिलियंस ऑफ टाइनी एयर बबल फॉर्म होंगे। और जब मिलियंस ऑफ टाइनी एयर बबल, जिनका समवेग, समवेग का मतलब है मास भले कम हो बट उनका जो मोमेंटम है वो बहुत हाई होगा, क्योंकि मास कम है बट वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो वो जब जाकर ऐसे ही जो पाइप की बाउंड्री है इन पे जाके जब टकराएंगे तो पाइप की बाउंड्री के अंदर यहां पर ऐसे छोटे छोटे वो केविटी बना देंगे। क्या बना देंगे? केविटी बना देंगे। और इसी फिनोमिना को कहा जाता है केविटेशन। क्या कहा जाता है? केविटेशन। ऐसे छोटे छोटे वहां पर वो उसमें गड्ढे बना देंगे। एक बार समझते हैं, लिक्विड इन अ फ्लोइंग सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू लो प्रेशर। सिंपल सी बात है, देखो समझना, जब भी, अब आप सोचोगे सर जो केविटेशन हुआ ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी कोई फ्लोइंग सिस्टम है, कहीं भी लिक्विड या फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मेनली लिक्विड, तो वहां पे प्रेशर इससे कम नहीं हो। अगर कम हो गया तो क्या होगा? बबल्स बनेंगे, केविटेशन होगा, और हमारा जो ये पाइप सिस्टम होता है इसकी लाइफ कम हो जाएगी, उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा। तो जो पूरा ऑपरेशन है, जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा प्लांट होगा, उसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और तब जो फिनोमेना हमें काम आएगा वो है केविटेशन की प्रॉपर स्टडी। अब इसमें आप सोचोगे केविटेशन किस कारण हुआ, तो आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी कम हुई या हाई वेलोसिटी हुआ, उसने केविटेशन किया। गलत है। मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम के लिए खून में उतार लेना, केविटेशन का जो संबंध है वो काइनेटिक एनर्जी से नहीं, केविटेशन का मेन रीजन है प्रेशर। क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे देखो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, बट अगर वो मान लो प्रेशर कम होने के बावजूद सेचुरेशन वेपर प्रेशर से कम नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ, तो क्या तब भी बबल बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। बबल तभी बनेंगे जब बॉइलिंग होगी। बॉइलिंग तभी होगी जब प्रेशर, एग्जिस्टिंग प्रेशर सेचुरेशन वेपर प्रेशर से कम हो, राइट? तो इसलिए अरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, ज्यादा वेलोसिटी होना, वो तो कहीं भी हो सकती है और वो कुछ भी हो सकती है, और वो ज्यादा है तो प्रेशर थोड़ा बहुत भी कम हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि वो सेचुरेशन से कम हो ही जाएगा तब बॉइलिंग नहीं होगी। इसलिए करेक्ट रीजन केविटेशन का लो प्रेशर है, ना कि हाई वेलोसिटी। एक बार और समझ लेना, अगर जब भी कहीं पे किसी भी फ्लोइंग सिस्टम के अंदर कभी भी लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो, इतनी ज्यादा कि प्रेशर कम हो जाए, प्रेशर काइनेटिक का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। दो एनर्जी का सम हमेशा किसी भी फ्लूइड लिक्विड के अंदर, फ्लोइंग लिक्विड के अंदर कांस्टेंट होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग होगी जब सेचुरेशन से भी कम हो जाए। बॉइलिंग होगी तो वो छोटे छोटे पार्टिकल, उन पे हंसना नहीं, उनका भले ही मास कम है बट उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो मोमेंटम ज्यादा होगा, और एक आदमी नहीं है, मिलियंस ऑफ एयर बबल होंगे। जब टकराएंगे तो वो पाइप की जो बाउंड्रीज हैं या जो भी वो सिस्टम है उसमें छोटे छोटे छिद्र कर देंगे, और उस छिद्रीकरण को ही केविटेशन कहा जाता है।
So liquid in a flowing system when subjected to low pressure which become equal to or less than vaporization pressure, it starts to vaporize or form bubble. Vaporization start हो जाता है. This bubble are carried away by flowing water into the region of high pressure where they collapse. मतलब ये लो प्रेशर रीजन था, यहां से जब वो हाई प्रेशर में जाएगा तो वो फटेगा. Creates a high impact pressure. This impact pressure developed by collapsing bubbles is so high that material from the adjoining boundaries gets eroded and cavities are formed on them. This phenomena is called cavitation. मतलब वो जो लो प्रेशर में बबल बने थे, जब वो स्पीड में हाई प्रेशर में जाएंगे तो फटेंगे, फटेंगे तो टकराएंगे, टकराएंगे तो मोमेंटम बाउंड्रीज या सिस्टम को ट्रांसफर कर देंगे. तो टरबाइन या पंप या जो लंबे लंबे पाइप होते हैं किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट के अंदर, उन सबको डैमेज करेंगे, उनकी लाइफ कम कर देंगे या मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा देंगे. दिस फिनोमेना इज नोन एज केविटेशन. तो केविटेशन किस कारण से होता है बता दो मुझे फटाफट. लो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, लो प्रेशर, हाई प्रेशर. क्या आंसर दोगे? केविटेशन होता है लो प्रेशर के कारण, और वो भी कब? जब प्रेशर सैचुरेशन वेपर प्रेशर से कम हो तभी होगा. आगे सभी को बात समझ में? एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये ध्यान रखना, जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर होता है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर वाटर का, वो होता है 2.4 टू 2.7 मीटर ऑफ H2O लगभग. मतलब इसकी वैल्यू पास्कल में निकालूं तो ये लगभग होगा 1000 इंटू 9.81 इंटू नियर अबाउट 2.4 मीटर. तो ये लगभग, अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली इसको हम 10 मान लें लगभग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 किलो पास्कल. 24 किलो पास्कल से 27 किलो पास्कल के आसपास सैचुरेशन वेपर प्रेशर होता है. किसका? वाटर का. ये ध्यान रखना. कई बार पूछते हैं कि वाटर का सैचुरेशन वेपर प्रेशर कितना होता है, तो 24 से लेकर 27 किलो पास्कल तक. और हाइट ऑफ वाटर में पूछें तो 2.4 से 2.7. सर ये क्या भला है, हाइट ऑफ वाटर में प्रेशर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये भी मालूम चलेगा बट नेक्स्ट यूनिट के अंदर. तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, इवेपोरेशन में और वेपोराइजेशन या बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या होता है, और केविटेशन क्या होता है और उसका कॉज क्या है, और वाटर का वेपर प्रेशर क्या है. इसको याद रखना. ये जो यूनिट लिखी, ये नेक्स्ट यूनिट जब प्रेशर स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, उसकी अलग अलग यूनिट्स पढ़ेंगे, तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी. अभी उस तरफ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. अभी पढ़ा है वेपर प्रेशर, इसलिए बता दिया कि पानी का जो वेपर प्रेशर है वो 24 से 27 किलो पास्कल के आसपास होता है. तो यहां पर हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीटली फिनिश होती है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज कवर किया. डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉड्यूलस, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी एंड केविटेशन. तो होल यूनिट नंबर 1 इज कंप्लीटली फिनिश. इसके अलावा आपको किसी और सोर्स को देखने की जरूरत नहीं है. कंप्लीट मैंने यहां पे आपको सारी चीजें बता दी. सो अगर आप इसी तरह से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ में, तो लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स सार्थक बैच अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस. साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है. अगर आप एसएससी जेईई नहीं बल्कि सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो विजय बैच आपके पास अच्छा ऑप्शन है. इसमें ऑल इन वन टेस्ट सीरीज, जेईई और ए की कंप्लीट टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगी, जिसमें 500 नंबर ऑफ टेस्ट हैं, नहीं आपको प्रोवाइड की जाएगी. अगर आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में परेशान है तो नॉन टेक्निकल महापेक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें डिफरेंट नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट क्वेश्चंस बैंक, क्वेश्चन पीडीएफ और साथ में एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल. एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज आप चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज भी एसएससी जेईई की अवेलेबल है. और आज का जो सेशन है इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको एसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पे मिलेगा. ये पब्लिक चैनल है, इसको आप सर्च करें, ज्वाइन करें. सभी पुरानी पीडीएफ भी यहीं पर अवेलेबल है और इस सेशन की पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगी. अगला जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रेशर और उसके मेजरमेंट के बारे में. यानी अब हमारी फ्लूइड स्टैटिक्स की दुनिया चालू हो जाएगी. अभी हमने फ्लूइड को जान लिया है, अब हम फ्लूइड स्टैटिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ठीक शाम को 5:30 बजे. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.